मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के लेसन नंबर 3 धातु तथा आधात के बारे में यह कि बताएंगे। ठीक, तो धातु तथा आधात गुणों के आधार पर सभी तत्वों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया। धातु तथा आधात। पहला है धातु। तो इन धातु आधात में कुछ गुण होते हैं जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक शब्द है अघातवर्धनीयता। क्या है ये? इसको मेलिएबल बोलते हैं। क्या होता है भाई? अघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? तो जब किसी भी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है, किसी से हथौड़े से, तो वह पतली चादर के रूप में बदल जाता है। इस गुण को अघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है ना? कह रहा है कि किसी भी धातु को यदि हथौड़े से पीटेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटती है। उसके जगह आपको क्या होती है? एक पतले चादर के रूप में वो फैल जाती है। तो इस गुण को, धातु की इस गुण को अघातवर्धनीयता कहते हैं। दूसरा है तन्यता। हम धातु को पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। धातु क्या कर सकते हैं? खींच करके हम पतले वायर तार के रूप में बदल सकते हैं। इस गुण को कहते हैं तन्यता। ठीक है? और यह आधात में नहीं पाई जाती है। इस आधात मतलब कि आपका कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, सब इन सब चीज़ों को खींचेंगे तो तनेगा नहीं, ये टूट जाता है। लेकिन धातु में ऐसा गुण होता है कि उसके पतले तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। भंगुरता, ये भी एलिमेंट का एक गुण ही है। जब कुछ ऐसे तत्व है जिसको हथौड़ा से मारने पर, पीटने पर वो चादर नहीं बदलेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे पत्थर, कोयला, बहुत सारे देखिए आधात तत्व है। तो वो हथौड़े से मारने पर क्या होगा? पतले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और इस गुण को कहते हैं भंगुरता। जब तत्व को हथौड़े से पीटा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है। और इस गुण को कहते हैं अघातवर्धनीयता। ठीक है? अब इसी आर्डर में आते हैं, हम लोग देखते हैं धातु के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि धातु वे तत्व है जो ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई? धातु वे तत्व है जो ऊष्मा तथा बिजली के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब कि जिसमें से होकर ऊष्मा तथा बिजली संचरित होती है, उससे पास हो जाती है। कौन कौन चीज़? ऊष्मा तथा बिजली। और धातु अवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, जिसे पहले हम बताए हैं। अवर्धनीय मतलब कि पीटने पर पतले चादर में बदल जाएंगे। तन्य मतलब कि पतले वायर में हम खींच सकते हैं। धातुओं की विशेष चमक होती है। प्रत्येक धातु का एक अपना चमक होता है। जैसे चांदी सफ़ेद रंग की, सोना पीले रंग का। ठीक है ना? तो इसी तरह से कॉपर रेडिश ब्राउन। तो हर धातु का एक विशेष चमक होता है। ठीक है ना? ये झनकार की आवाज़ पैदा करता। धातु जो होता है, मारेंगे तो उसमें सोनरस साउंड, एक झनकार की आवाज़ पैदा होती है। जबकि धातु में ऐसा नहीं होता। धातुओं को मारने पर धप धप करेगा, और धातु को एकदम पीटते हैं तो वह एक झनकार की आवाज़ उत्पन्न करता है, सोनरस साउंड। जैसे अब एग्जाम्पल में लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, जिंक, ये सब धातु है।
ठीक है ना। धातु का और भी गुण होता है, धात्विक तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु की एक ये भी क्वालिटी होती है कि वे इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वे शिथिल बंधित होते हैं और त्याग देते हैं, तो धन आयन का फॉर्मेशन होता है, धन आयन बनाते हैं। धात्विक तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Na+ हो गया। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Ca2+ हो गया। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Mg2+ हो गया। एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Al2+ हो गया। ठीक है, ये धातु है। अधातु क्या है भाई, तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये न तो आघातवर्धनी होते हैं न ही तन्य होते हैं। धातु के उल्टा वे तत्व जो ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। अधातुओं में से ऊष्मा तथा बिजली पास नहीं होती, संचित नहीं होती, न ही तन्य होते हैं, ये तन्य भी नहीं होते हैं, आघातवर्धनी भी नहीं होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। ये सभी क्या है, अधातु। ठीक है ना। अब धातुओं के अधातुओं में देखते हैं। धातु होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, लेकिन वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन। जैसे क्लोरीन है, +1 इलेक्ट्रॉन Cl-, ब्रोमीन है, +1 इलेक्ट्रॉन Br-, ऑक्सीजन है, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आइए रासायनिक गुण में। फर्स्ट, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातुओं का विशेष गुण है कि जब भी वह ऑक्सीजन से एयर के उपस्थिति में क्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में ध्यान से, सोडियम है, 4 सोडियम और ऑक्सीजन से क्रिया कर दी और बनाई क्या, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाई। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं इसमें से अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। और कुछ इसमें घुलनशील होते हैं तो घुल करके क्षारीय विलयन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, घुल करके और क्षारीय विलयन बनाते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो होते हैं तो जल में घुलते ही नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं और घुल करके क्षारीय विलयन बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, जल में घुल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। पोटेशियम ऑक्साइड है, जल में घुल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mg+O2, ये से रिएक्ट करके 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है। तो ये है आपके धातुओं के ऑक्साइड का गुण। और आगे हम देखते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। क्या भाई, उभयधर्मी किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछता है कि उभयधर्मी क्या है, तो क्या बताएंगे हम, वे धातु के ऑक्साइड जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षार के भी गुण और अम्ल के भी गुण, उभयधर्मी कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड
ये दोनों धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया और एल्युमिनियम क्लोराइड था जल बनाया। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तभी तो HCl अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाया। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड अब यहाँ पर अम्ल का व्यवहार कर रहा है, तभी तो क्षार है, क्षार का व्यवहार नहीं कर रहा है, यहाँ पर अम्ल का क्षार से क्रिया कर लिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट लवण बन गया और जल बन गया। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ क्रिया किया, तो ये क्षार यहाँ पर जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्षार का व्यवहार है, ठीक है। और ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाया प्लस वाटर बन गया। जिंक ऑक्साइड यहाँ पर देखिए NaOH से क्रिया कर रहा है, मतलब कि अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। जब क्षार से क्रिया करेगा तो अम्ल का व्यवहार, और जब अम्ल से क्रिया किया तो क्षार का व्यवहार। तो सोडियम जिंकेट बनाया और वाटर निकल गया, ठीक है। ये दो धातु के ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो कि उभयधर्मी होते हैं। धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना। कुछ धातुएं होती है ऐसी होती हैं जो कि जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगी, धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम वाटर से क्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस उसमें निकल जाती है। सोडियम है धातु, जल से तुरंत क्रिया किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। तो कुछ धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी आर्डर में देखते हैं हम। कुछ धातुएं वाष्प से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है ना। कुछ तो तक जल से क्रिया की और ये कुछ वाष्प से क्रिया करती है, जल से क्रिया नहीं करती है, तो वाष्प से क्रिया करती हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। और जैसे एल्युमिनियम में जल से क्रिया की, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस निकल गया। जिंक जल से क्रिया किया, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गया। आयरन जल से क्रिया किया, फेरिक ऑक्साइड और, ठीक है। धातु तनु अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। डाइल्यूट अम्ल से धातु क्रिया जाएगा तो अपन क्या करती है, एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देती है, हाइड्रोजन मुझे जाता है और लवण बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण बनता है। जैसे आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया ना, देखिए तो FeCl2 फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गया। कापर है, ये भी इससे क्रिया किया नहीं करता है। अब कापर जो है कि HCl से क्रिया नहीं करता है, नो रिएक्शन। कारण ये है, आगे हम बताएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में क्रियाशीलता के श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन आयरन से नीचे है, मतलब कि आयरन हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। जो धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वही अम्ल से क्रिया करती है, कर दिया। लेकिन कापर है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह अम्ल से क्रिया नहीं करेगा और हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। इसी आइटम में देखते हैं, एक टॉपिक है आपका एक्वा रेजिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम अम्लराज कहते हैं। क्या होता है भाई, अम्लराज क्या है, तो यह एक मिश्रण है, यह एक मिश्रण है, ठीक है ना, जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ताज़ा मिश्रण होता है, जिसमें सभी धातुएं घुल जाती है। अब कितना भी नहीं, ठीक है ना, 1:3 के अनुपात में, यह ताज़ा बने 1:3 के अनुपात में
सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है जिसमें सभी धातुएं घुल जाती है। ठीक ना, मैंने कहने का मतलब है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल लीजिए और सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक HCl एक संबंधी 3 के अनुपात में लेते हैं और मिश्रण को ये बनाते हैं, तो इस मिश्रण को कहते हैं एक्वा रेगिया। अम्ल राज भी कहते हैं, इसमें सभी धातुएं घुल जाती है। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग आगे आपको सक्रियता श्रेणी क्या है भाई, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बोर्ड में आता है, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना कि सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक, तो धातुओं को एक खड़े कॉलम में, ठीक ना, ऐसे ऊपर से नीचे दिख रहा है, एक कॉलम दिख रहा है, धातुओं को एक खड़े कॉलम में उसके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील, फिर कम क्रियाशील, कम, तो ऐसे हम अरेंज करते हैं धातुओं को एक खड़े कॉलम में उसके घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में यदि हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या है भाई, धातुओं को एक खड़े कॉलम में घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में रखते हैं तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या करते हैं, धातु को एक खड़े कॉलम में, जैसे देखिए एक कॉलम है आपका, खड़ा कॉलम है ना, तो इसमें सक्रियता के घटते हुए क्रम, मतलब कि सबसे ऊपर जो रखा जाएगा इस कॉलम में अधिक सक्रिय, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे रहता है। तो इस कॉलम में ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील और सक्रियता घट रही है, नीचे आ जाएंगे तो कम क्रियाशील होती है। ठीक ना, जिसमें कि अब कुछ धातुओं का लिस्ट दिख रहा है आपको क्लियर। सबसे टॉप पर पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे कम क्रियाशील सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, आयरन, टीन, लेड, तो ये घट रहा है। इसके बाद हाइड्रोजन आ गया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के देखिए ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती जितनी भी ऊपर है। और यदि हम हाइड्रोजन किसी भी एसिड के फॉर्मेशन करता है, उससे ये धातुएं क्रिया करती है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अधिक सक्रिय है वे दूसरे धातु को उसके विलयन से विस्थापित करते हैं। जो अधिक सक्रिय है, टेबल में ऊपर है, वे किसी भी धातु का विलयन रहेगा तो उसको उस विलयन से हटा देंगे, कौन, जो कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। ठीक है ना, और सक्रियता श्रेणी में ये धातु हाइड्रोजन से क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन के नीचे वाली जैसे कापर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Ag, ये कम क्रियाशील है। और हाइड्रोजन को अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सक्रियता श्रेणी और उसका गुण। ठीक है ना, अब इसी आर्डर में आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि अधिक क्रियाशील धातु बताएं अभी जो श्रेणी में सबसे ऊपर है, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें जिंक डाल दिए। अब श्रेणी में आप देखें ध्यान से कि एक सक्रियता श्रेणी है, इसमें जिंक ऊपर है और कॉपर इसमें नीचे है। यहाँ पर देखें जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिंक डालते हैं तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, निकल गया कॉपर और अपने जिंक सल्फेट बना लिया। जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट के विलयन में एक दूसरा धातु डालते हैं, आयरन, ये भी ऊपर है श्रेणी में, देख लेंगे ध्यान से, तो ये भी कॉपर को विस्थापित कर देगा और फिर सल्फेट बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी सक्रियता श्रेणी में,
कॉपर से नीचे है ये सिल्वर। तो कॉपर इसको अब चूँकि अब कॉपर ये तो सब कॉपर से ऊपर थे तो कॉपर अब कॉपर से नीचे सिल्वर है। तो सिल्वर जो है कि अधिक सक्रिय है कॉपर अधिक सक्रिय है सिल्वर से, तो इसको हटा दिए। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। जैसे देखिए सोडियम क्लोरीन से क्रिया किया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया किया कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन से क्रिया किया मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके और हाइड्राइड बनाती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड करके कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि ये धातु के गुण हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को अधातु के गुण बताएंगे। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक। और नया जो है कि आपको नोट्स मिलते रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह का नोट्स या प्रॉफिट आपके मित्रों को दोस्तों को मिले, इसलिए इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बोल दीजिए। बताइए कि ये बहुत ही इजी जो है कि व्यवस्था है। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।